एक लड़का जिसे बार बार लगता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा चुका है, जहां पर कोई उसका इंतजार कर रहा है, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है, उसे गोल्ड पॉकेट वॉच देते हुए कहती है कि वापस आ जाओ, जिसके बाद उसकी पूरी संगीत दुनिया बदल जाती है। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द पास्ट, साल 1972, जहां पर हमें रिचर्ड कोयर नाम के थिएटर स्टूडेंट को दिखाया जाता है। यह उसकी जिंदगी का पहला प्ले है जो उसने लिखा और सब ने परफॉर्म किया। एक प्ले खत्म होने के बाद उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जो उसे पॉकेट गोल्ड वॉच देती है और कहती है कि मेरे पास वापस आ जाओ। यह संगीत सुनकर रिचर्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि आज वो पहली बार उस ओल्ड लेडी से मिला है। इसके बाद ओल्ड लेडी यहां से निकल जाती है। वो ओल्ड होटल जाती है, जहां वो अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। उसके हाथ में रिचर्ड के प्ले की बुक है, जिसे वो अपने सीने से लगा लेती है। दरअसल आज वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। कहानी फिर से 8 साल आगे जाती है। रिचर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अब एक फेमस प्लेयर राइटर है, पर फिलहाल उसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। साथ ही उसके दिमाग में कुछ नया लिखने के लिए आइडियाज नहीं आ रहे होते। इसीलिए वो तय करता है कि वो रोड ट्रिप पर जाएगा। और जब वो रोड ट्रिप पर जाता है तो रास्ते में वही ग्रैंड होटल आता है जिसमें वो ओल्ड लेडी गई थी। उसके मन में जिज्ञासा जागती है कि वो इस होटल में स्टे करेगा। जब वो होटल के अंदर जाता है तो वहां पर उसे आर्थर नाम का एक वेटर मिलता है, जो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर सन 1910 से हूँ, जब मैं मात्र 5 साल का था। दरअसल मेरे पिता इसी होटल में क्लर्क थे, जिसके बाद मैंने भी यहाँ पर जॉब कर लिया। रिचर्ड पूछता है, क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। आर्थर कहता है कि नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। कुछ देर के बाद रिचर्ड इस होटल के हिस्ट्री रूम में जाता है, जहां पर उसे एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखती है। वो आर्थर से पूछता है कि ये कौन है। आर्थर बताता है कि यह 20वीं सेंचुरी की एक बहुत ही फेमस थिएटर एक्ट्रेस थी, जो इसी होटल के थिएटर में काम किया करती थी। उसका नाम था एलियस। एलियस का नाम सुनकर उसके मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा जागती है। वो एक लाइब्रेरी में जाता है, जहां पर उसे किताब मिल जाती है जिसमें एलियस के बारे में लिखा है। उसकी ओल्ड एज की फोटो भी उस पर होती है, और जब वो उस फोटो को देखता है तो हैरान हो जाता है। ये वही ओल्ड लेडी है जो आज से 8 साल पहले उसे उसके पहले प्ले के दौरान मिली थी, जिसने उसे पॉकेट गोल्ड वॉच दी थी और कहा था कि मेरे पास वापस आ जाओ। और अब वो एलियस की हाउसकीपर के पास जाता है, जो जिंदगी भर उसके साथ रही थी। रिचर्ड उसे वही पॉकेट गोल्ड वॉच दिखाता है जो आज से 8 साल पहले एलियस ने उसे दी थी। वो देखकर उसकी हाउसकीपर हैरान हो जाती है और बताती है कि 8 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद ये वॉच कभी नहीं मिली। रिचर्ड समझ जाता है कि जिस दिन एलियस ने ये वॉच उसे दी थी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। और अब वो एलियस के बारे में और भी जानना चाहता है, और उसकी पर उसे जानना चाहता है। बताती है कि जब मैं उनसे मिली थी तब वो बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर सन 1912 से पहले वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। उनका नेचर पूरी तरह से अलग था। लेकिन सन 1912 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद वो पूरी तरह से बदल गई। वहां पर एलियस के मैनेजर की भी फोटो होती है। हाउसकीपर बताती है कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अजीब था, और अब रिचर्ड उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है। उसके सामान में उसे किताब मिलती है जो कि टाइम ट्रैवल के बारे में है, और उस कीपर बताती है कि एलियस इस किताब को बार बार पढ़ा करती थी। रिचर्ड बताता है कि जिस प्रोफेसर ने किताब लिखी है उनका नाम एलियस है। मैं उनसे पढ़ चुका हूं। इसके बाद हाउसकीपर एलियस का एक म्यूजिक प्ले करती है, और जब रिचर्ड उस म्यूजिक को सुनता है तो उसे कुछ होने लगता है। वो कहता है कि ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। रिचर्ड को एलियस की तस्वीर से प्यार हो चुका है। वो उसके लिए ऑब्सेस्ड है, उसके बारे में और भी जानना चाहता है। इसीलिए वो प्रोफेसर फिनी के पास जाता है, जिन्होंने टाइम ट्रैवल के ऊपर किताब लिखी थी। वो उनसे पूछता है, क्या आपने कभी टाइम ट्रैवल किया है? प्रोफेसर फिनी कहते हैं कि एक बार मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूं। मैं एक कमरे में था जहां पर कोई भी मॉडर्न चीजें नहीं थी, सब चीजें पुराने जमाने की थी। मैं खास वक्त के बारे में सोच रहा था, और कुछ ही पल बाद मैं उस वक्त में चला गया, पर जल्दी में वापस आ गया। इसके बाद मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया। और अब रिचर्ड भी टाइम ट्रैवल करना चाहता है। इसीलिए वो एक ओल्ड कॉइन शॉप में जाता है, जहां से वो सन 1912 संगीत के कॉइन्स ले लेता है, ताकि वो सन 1912 में जाकर एलियस से मिल सके। इसके बाद वो अपने होटल के कमरे में आ जाता है,
जहां पर वो अपने कमरे से सभी मॉडर्न चीजों को हटा देता है। साथ ही वो अपना गेटअप इस तरह से करता है जैसे सन 1912 के लोग रहा करते थे। वो एक टेप रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है कि वो सन 1912 में है। अपने बेड पर लेटकर उस आवाज को बार बार संगीत सुनता है, पर वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक बार फिर से वो उसी हिस्ट्री रूम में जाता है जहां पर एलियस संगीत की चीजें हैं पढ़ती है, जिस पर गेस्ट आने जाने वाले अपनी एंट्री संगीत करते हैं। और अब वो सीधा आर्थर के पास जाता है और पूछता है कि सन 1912 का रजिस्टर कहां पर है। वो कहता है कि शायद वो तुम्हें एटिक में मिल जाए। दरअसल उसे पूरा विश्वास है कि पहले वो संगीत टाइम ट्रैवल कर चुका है, इसीलिए 8 साल पहले एलियस उसके पास आई थी और उसने उससे कहा था कि वापस लौट आओ। जल्दी एटिक में उसे सन 1912 का रजिस्टर मिल जाता है और जब वो उसमें नाम चेक करता है तो उसका नाम भी संगीत उसमें होता है। साथ ही उस कमरे का नंबर भी होता है जिसमें वो सन 1912 में रुका था। रिचर्ड को यकीन हो चुका है कि पहले वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। एक बार फिर से वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। वो होटल के कमरे में आ जाता है और अपने टेप रिकॉर्डर को बेड के नीचे छुपा देता है ताकि उसे याद रहे कि वो टाइम ट्रैवल करके सन 1912 में आया है। और अब एक बार फिर से वो सोचना शुरू करता है कि वो सन 1912 में है और इस बार वो कामयाब हो जाता है और टाइम ट्रैवल करके सन 1912 में आ जाता है, जिस वक्त में यह रूम किसी और का था। और अब वो किसी तरह से रूम से चुपचाप बाहर निकल जाता है। होटल में उसे एक बच्चा दिखता है, जो बच्चा और कोई नहीं बल्कि आर्थर है। उसे देखकर रिचर्ड को बहुत खुशी होती है, पर वो एलियस से मिलना चाहता है, इसीलिए वो होटल के थिएटर में जाता है, पर वहां पर एलियस नहीं होती। जब वो होटल से बाहर आता है तो वहां पर उसे एलियस दिख जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो एलियस के पास जाता है। एलियस भी उसे बहुत हैरानी से देखती है और पूछती है, क्या तुम वही हो? वो कहता है कि हाँ। तभी एलियस का मैनेजर वहां पर आ जाता है, जो सख्ती से रिचर्ड को वहां से जाने के लिए कहता है। रात को रिचर्ड उस हॉल में जाता है जहां पर एलियस एक आदमी के साथ डांस कर रही होती है। रिचर्ड उससे डांस करने के लिए पूछता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। एक बार फिर से वहां पर एलियस का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि रिचर्ड को यहां से बाहर भेज दो, लेकिन एलियस उसे खुद बाहर छोड़ने के लिए जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो, यहां पर क्या कर रहे हो? रिचर्ड बताता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूं। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। रिचर्ड कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं जानती तो आज सुबह जब पहली बार मैं तुम्हारे सामने आया था, तुमने ये क्यों पूछा कि मैं वही हूं? उसकी बात का एलियस कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, पर वो अपने मैनेजर से पूछती है, क्या ये वही है? उसका मैनेजर कहता है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो तुम ही बता सकती हो। अगले दिन एक बार फिर से वो एलियस से मिलने के लिए जाता है, पर वहां पर उसका मैनेजर होता है, जो उससे पूछता है कि तुम कहां से आए हो? वो बताता है कि मैं शिकागो से आया हूं, मैं एक प्ले राइटर हूं। वो पूछता है, क्या तुम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हो? रिचर्ड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी और काम से आया हूँ। मैनेजर कहता है कि तुम्हें एलियस से दूर रहना होगा। रिचर्ड वहां से चला जाता है और वो रिसेप्शन पर जाता है, जहां पर उसे आर्थर के पिता मिलते हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं। दरअसल पिछली बार जब उसने टाइम ट्रैवल किया था, जिसके बारे में उसे पूरी तरह से याद नहीं है, तो आज ही के दिन 9.18 पर उसने कमरा नंबर 412 बुक किया था। वो एक बार फिर से कमरा बुक करता है, लेकिन उसे कीज 420 नंबर कमरे की दी जाती है। वो कहता है कि शायद आपसे कुछ गलती हो रही है, मेरा कमरा कोई और होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए यही कमरा है। तभी वहां पर होटल का एक और स्टाफ आता है, जो आर्थर के पिता को बताता है कि ये कमरा पहले से बुक्ड है। इसके बाद आर्थर के पिता उसे एक दूसरी की देते हैं, जो कमरा नंबर 420 की होती है। और अब 1 बजे वो एलियस से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि एलियस ने उसे 1 बजे मिलने के लिए बुलाया था। ये दोनों के दोनों झील किनारे जाते हैं, जहां एलियस उसे बताती है कि मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा था, मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, और जो भी वो प्रेडिक्ट करता है वो हमेशा सच होता है। उसने मुझसे यह भी कहा था कि मुझे उस इंसान से दूर रहना चाहिए। रिचर्ड कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? एलियस कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम वो इंसान नहीं हो। अब ये दोनों के दोनों बोट से झील के बीचों बीच जाते हैं, जहां पर रिचर्ड उसे एक फेमस म्यूजिशियन का म्यूजिक सुनाता है, जिसे वो पहले से जानती है, लेकिन अभी तक उस म्यूजिशियन ने इस गाने को कंपोज नहीं किया, इसीलिए एलियस को इस बारे में नहीं पता होता। लेकिन रिचर्ड फ्यूचर से आया है
इसीलिए उसे इस गाने के बारे में पता है। रिचर्ड उसके करीब जाना चाहता है, उसे किस करना चाहता है, लेकिन एलियस अभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। वो पूछती है, तभी वो अपनी जेब से वही वॉच निकालता है जो पॉकेट वॉच खुद एलियस ने सन 1972 में उसे दी थी। वो कहती है कि ये वॉच बहुत ही सुंदर है, पर रिचर्ड उसे सच्चाई नहीं बताता। जिसके बाद ये दोनों के दोनों एलियस के कमरे में जाते हैं, जहां पर ये पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। वहां पर एलियस का मैनेजर आ जाता है, जो रिचर्ड को वहां से जाने के लिए कहती है, पर एलियस कहती है कि रिचर्ड कहीं नहीं जाएगा और वो उसे अपने प्ले में इनवाइट करती है। और जब रिचर्ड प्ले देखने के लिए आता है तो एलियस सबके सामने रिचर्ड से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो अपने डायलॉग्स को बदलकर इस तरह से बोलती है जैसे कि वो प्ले का हिस्सा हो, पर सच्चाई तो ये होती है कि वो रिचर्ड से प्यार का इजहार कर रही होती है, जो सुनकर रिचर्ड को भी बहुत खुशी होती है। और एलियस का मैनेजर इससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। और अब प्ले खत्म होने के बाद एलियस की फोटो खींचने के लिए एक फोटोग्राफर आता है, पर वो सही एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही होती। और तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है, जिसमें देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और फोटोग्राफर उस पल को फोटो में कैद कर लेता है। ये वही फोटो होती है जो होटल के हिस्ट्री रूम में थी, जिसे भविष्य में रिचर्ड ने देखा था। कुछ देर के बाद रिचर्ड को एलियस का मैनेजर बुलाता है और कहता है कि मैं एलियस को यूएस की सबसे बड़ी स्टार बनाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम उसकी जिंदगी में आए तो वो कभी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगी। इसके बाद जब रिचर्ड यहां से जाने लगता है तो मैनेजर के लोग उसे बुरी तरह से पीट कर बेहोश कर देते हैं। वही हमें एलियस को दिखाया जाता है जो रिचर्ड को ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर उसका मैनेजर आता है। वो पूछती है कि रिचर्ड कहां पर है। वो कहता है कि तुम्हें उसे भूलना होगा, वो यहां से जा चुका है और कल ही हम इस होटल को छोड़कर जाने वाले हैं। वही हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है, जिसे अगले दिन होश आता है। वो घोड़ों के अस्तबल पर बंधा हुआ होता है। किसी तरह से वो अपने आप को आजाद करके होटल के अंदर आता है, जहां पर नन्हा आर्थर अपने पिता के साथ होता है। वो आर्थर के पिता से पूछता है कि एलियस कहां पर है। वो बताते हैं कि वो होटल को छोड़कर जा चुकी है, जो सुनकर रिचर्ड बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो होटल के बाहर जाता है, लेकिन एलियस वहीं पर थी। वो उसका इंतजार कर रही थी। एलियस उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ये दोनों के दोनों एलियस के कमरे में आते हैं, जहां पर पहली बार ये इंटीमेट होते हैं। इसीलिए ये रात इन दोनों के लिए यादगार बन जाती है। अगली सुबह एलियस उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिचर्ड खुशी खुशी कहता है कि हाँ, तुम मेरा सब कुछ हो। और इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया सूट खरीदना चाहती हूँ। वो उसकी जेब से उसकी घड़ी निकालती है और कहती है कि अभी सुबह के 5 बजे है, जल्दी मार्केट खुल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए एक सूट खरीदूंगी। रिचर्ड अपना सूट उठाता है और कहता है कि ये सूट भी बहुत अच्छा है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। और तभी वो पॉकेट में हाथ डालता है, जिससे कॉइन निकलता है। और जब वो उस कॉइन में साल देखता है तो उस पर लिखा होता है 1969, यानी कि साल 1969, जो साल अभी तक नहीं आया। ये कॉइन फ्यूचर का है। और अब रिचर्ड को कुछ होने लगता है। वो एलियस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता और धीरे धीरे वो एलियस से दूर जाने लगता है। और चंद ही पलों में वो एलियस की आंखों के सामने से ओझल होकर सन 1912 से सन 1980 में, यानी कि अपने प्रेजेंट में आ जाता है। और एक यही कारण था कि सन 1912 के बाद एलियस पूरी तरह से बदल गए थे, क्योंकि उसकी जिंदगी से रिचर्ड हमेशा के लिए जा चुका था। वही रिचर्ड अपने प्रेजेंट टाइम में आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो एलियस को बहुत मिस कर रहा होता है। वो कई बार फिर से टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और अब हताश होकर वो होटल के हिस्ट्री रूम में जाता है, जहां पर एलियस की वही फोटो थी जो रिचर्ड के सामने खींची गई थी। दरअसल टाइम ट्रैवल करने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। साथ ही वो एलियस को बहुत मिस कर रहा होता है, इसीलिए हमेशा उदास रहता है। वो अपने कमरे में वापस आकर एक चेयर पर बैठ जाता है। और जब वो बहुत घंटों तक बाहर नहीं निकलता तो आर्थर होटल के मैनेजर के साथ वहां पर आता है। वो कमरे के दरवाजे को नॉक करता रहे, लेकिन रिचर्ड का शरीर और दिमाग पूरी तरह से सुन्न होता है। इसीलिए आर्थर होटल के कमरे की डुप्लीकेट चाबी से उसके दरवाजे को खोलता है। और जब ये दोनों के दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि रिचर्ड चेयर पर पूरी तरह से सुन्न है। ये उसे उसके बेड पर लिटाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। और जब डॉक्टर रिचर्ड को चेक करता है
तो बताता है कि ऐसा लगता है कि मानो एक हफ्ते से इन्होंने ना खाना खाया है ना पानी। संगीत पिया है। दरअसल एलियस की याद में ना उसे भूख लग रही होती है और ना ही प्यास, इसीलिए उसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर कहता है कि हमें एम्बुलेंस बुलाना होगा, पर इससे पहले कि ये एम्बुलेंस को बुलाते, रिचर्ड की आंखों के सामने धुएं का बादल छा जाता है। दूर उसे एलियस दिखती है जो उसे बुला रही होती है और अगले पल वो उसके पास चला जाता है। यानी कि रिचर्ड की भी मृत्यु हो चुकी है, पर मरने के बाद भी इन दोनों की आत्माएं मिल गई, जैसा कि ये हमेशा से चाहते थे। इनका प्यार सच्चा था, इसीलिए मरने धानशावे के बाद ये दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।